जैन जी, अनिल फिरोजिया साहब किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, ये तो आपके अपने हैं, सांसद साहब हैं, बाकी पूर्व मंत्री विधायक जी पहलवान जी आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि फिरोजिया साहब भी यही चाहेंगे कि मैं पहला सवाल पारस जैन साहब से पूछूं। वरिष्ठ हैं, इसलिए वरिष्ठों का सम्मान सदा होना चाहिए। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। जी सर, ऑन है सर, एकदम ऑन है। चालू सर, आप पहलवान है सर, रिस्क नहीं लेंगे हम ऐसा ऐसा गुस्ताखी करके आपसे। आपके दांव देखे मैंने और मैं कई साल से देखता आ रहा हूँ। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। उज्जैन, जब आपने राजनीति शुरू की एबीवीपी और बहुत बहुत शुरू से, तो उस वक्त उज्जैन का विकास, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का वो शासनकाल, आपका मंत्री बनना, आज भी वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और आज उज्जैन का विकास, कितना फर्क आप देख रहे हैं उस वक्त के जब आप छात्र राजनीति कर रहे थे आज के उज्जैन में? और क्या खुद पारस जैन को संतुष्टि होती है कि उस रफ्तार को हम अचीव कर पाए हैं, जा रहा है ठीक, या अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि रफ्तार बढ़नी चाहिए, ये काम भी होने चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं 90 से विधायक हूँ और इसके पहले भी समाज सेवी के रूप में काम करता था। आपने भी देखा होगा कि 90 के पहले उज्जैन की स्थिति क्या थी और आज क्या है। इसमें एक भयंकर परिवर्तन आया है, क्योंकि हमारा उज्जैन महाकाल की नगरी है। सिंहस्थ महापर्व 12 वर्ष में एक बार होता है। लोग पहले ये कहते थे कि 12 वर्ष के बाद काम होना, सिंहस्थ आता है जब विकास का काम होता है, और जिसके बाद सिंहस्थ चले जाता है तो विकास के काम रुक जाते हैं। अच्छा। यदि इसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमने इसको चेंज किया है, तो सतत 12 साल के विकास के बाद भी लगातार विकास के काम हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, उज्जैन से आप लोगों ने ऐसा सांसद भेजा है लोकसभा में जो उज्जैन की बड़ी मजबूती से बात रखते हैं। और टीवी पर आपने देखा होगा फिरोजिया साहब जब खड़े होते हैं तो उज्जैन की बड़ी मजबूती से बात रखते हैं। वो एनएचआई एमपीआरडीसी का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो सड़कों का, अश्विनी वैष्णव साहब से मिलकर अभी हाल ही में आए हैं। तो उज्जैन की जनता ने इतना प्यार जताया फिरोजिया साहब आप पे, आपको जिता के भेजा, दिल्ली भेजा। ये जो चुनाव हुए थे 19 के बाद, अभी 2 साल में जो आपने काम कर दिखाए हैं, कितना सपोर्ट केंद्र और राज्य दोनों से आपको मिल रहा है? और क्या आप वो कर पा रहे हैं जो आप लेकर आए थे कि रोड मैप की अभी है, या अभी आपको लगता है कि नहीं 3 साल का वक्त है, मैं करके जाऊंगा ये काम? तो जो जनता ने प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उस वजह से ही मैं सांसद बना। और जो एक ब्लूप्रिंट था दिमाग में, जब मैं तराना का विधायक बना था तब भी मैंने वहाँ के विकास के लिए एक दिमाग में अपना मैप बनाया था कि मुझे क्या करना है। और जो जो मैंने वहाँ जनता से वादे किए थे वो तो मैंने पूरे करे ही, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वहाँ पे काम करे। और ऐसे ही उज्जैन के लिए भी मैं सोचता था कि कभी मैं सांसद बनूंगा तो ये काम करूंगा, कभी मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं उज्जैन के विकास के लिए ऐसे ही मेहनत करूंगा। और ईश्वर महाकाल की कृपा से मैं उनके गण के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं सांसद बना। और मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से जो मेरे दिमाग में प्लान था उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे माननीय पारस जी जैन साहब ने बोला कि 90 तक उज्जैन की क्या स्थिति थी और 90 के बाद, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब था, टेक्सटाइल हब, चाहे वो इंदौर टेक्सटाइल हो, हीरा मिल हो, विनोद मिल हो, चाहे श्री सिंथेटिक्स हो, चाहे वो इसको पाइप फैक्ट्री हो। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ थी और भारत में उज्जैन का नाम था। लेकिन काल के गर्त में वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गई और जनता को ये अपेक्षा राजनेताओं से हो गई कि यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि उज्जैन में महाकाल बाबा के अलावा, उनके आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग दर्शनार्थी आते हैं और जो भी वो यहाँ रुके हैं या यहाँ पे जो भी खर्च करे पैसा, उससे ही हमारे यहाँ का आर्थिक व्यवस्था चल रही थी। और काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को।
तो हमने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, और वास्तव में ये बहुत गोल्डन समय है कि आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी उद्योग, लघु उद्योग, बड़ी इंडस्ट्रियां ये लग रही हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि चीन ने इस पर बहुत बड़ा कब्जा कर रखा था, चाइना ने, और हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खनिज के भंडार हैं। पूरा विश्व इस समय बुढ़ापे की ओर, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जो युवावस्था की ओर अग्रसर है। तो जहाँ युवा होते हैं वहाँ ऊर्जा होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हम विकास चाहते हैं, और ये मेरे लिए भी बहुत गोल्डन समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1.5 महीने पहले यहाँ पे इसका आगाज करा है, एक इंडस्ट्री का भूमि पूजन करके, जिसमें लगभग 4000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद अभी 2 इंडस्ट्रियाँ और हैं जिनका भी हमको भूमि पूजन करना है। पोहा क्लस्टर तो है ही, बिल्कुल तैयार हो गया है, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा तो हम उसका भूमि पूजन कर देंगे। उसमें भी लगभग 4000 प्लस 1000, मतलब 5000 लोगों को फिर रोजगार मिलेगा। पारस जी, आपके समर्थक आपसे भी कहते होंगे, हमारी जब बात हुई तो हमसे भी पूछा, तो वो कह रहे हैं कि भैया बाकी तो सब ठीक है, पारस जी विधायक अच्छा लगता है, लेकिन इतना सीनियर आदमी जिन्होंने वन, ऊर्जा, हर डिपार्टमेंट देखा हुआ है सीनियर, तो इस बार मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है पारस जी? वो पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, तो मैंने कहा पूछ लूंगा भाई, मैं आपको बता दूंगा कि पारस जी क्या कहते हैं इस पर। ये जब भी होता है पार्टी निर्णय लेती है और हम सीनियर हैं। जब कोई ऐसी समस्या आती है कि कोई हमारे परिवार में आता है तो हो सकता है कि सीनियर को रोकना पार्टी का कोई कारण बनता है। शायद मुझे लगता है कि इसीलिए उनको रोका है, क्योंकि उस टाइम सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता थी, और सरकार बनाना थी तो अपने वाले को ही रोक सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है किसी कारण से मुझे रोका हो। कोरोना काल का हमने दौर देखा उज्जैन में, और जितनी एक्टिवनेस आपकी रहती है जनता के बीच में वो समझ आती है। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसको लेकर भी सवाल होगा, लेकिन अभी उससे पहले आपको नंबर 1 सांसद का खिताब भी मिला है, वो कैसे मुमकिन हो पाया? माननीय, मैं फिर हमारे प्रधानमंत्री का ही नाम लूंगा जी, कि माननीय मोदी जी ने बोला कि आपदा को अवसर में बदलो, और जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि जनता के बीच में रह के उसके दुख दर्द में उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। और मैंने उस चीज़ को, प्रधानमंत्री जी के शब्दों को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शब्दों को आत्मसात करा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसीलिए मैं बिल्कुल सतत लगा रहा, और ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ कोविड में 30% मृत्यु दर थी। बिल्कुल। जब मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बताया था, तात्कालिक हमारे मंत्री जी थे, तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी और दिल्ली से टीम को भी भेजा, और इसके लिए हमने काफ़ी सभी ने मिलकर बहुत प्रयत्न करे और उस चीज़ को हमने कंट्रोल करा। तो ये तो नंबर 1 और ये इससे तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन हाँ, ईमानदारी से मेहनत। जनता के बारे में लगातार आप सोच रहे हैं कैसे उनका विकास हो सके, कोई दिक्कत जनता को ना हो, ये आपका पूरी तरह से फोकस है। पारस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि रोड मैप तो क्या है, सरकार का पूरी तरह से बता ही दिया है कैसे विकास होगा अनिल जी ने, लेकिन आपने कल्पना कैसे की है विकास के उज्जैन में? विकास की कल्पना शुरू से यदि आप देखें तो 90 के बाद पहले ऐसी स्थिति थी कि जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जितने लोग रहते थे, उन लोगों की स्थिति में पूरा परिवर्तन ला के हमने किया कि वहाँ पूरे रोड दिए, जहाँ हमारी निधि से हमने दिए, सांसद की निधि से भी दिए हमने, और उन रोडों का निर्माण किया है। साथ में आपने देखा होगा पिछले CS के अंदर 14 पुल के निर्माण हुए हैं, हाँ। पूरे उज्जैन की सीमा के आसपास।
यदि एक रोड से दूसरे रोड यदि मिलना है, बाईपास जाना है, तो उसमें जितने भी पुल आते हैं उन सबको बनाने का काम किया है, जिसके कारण ये है कि कहीं भी कोई नहीं। आगे जिन लोगों को मिलाने का जहाँ सवाल है, केंद्र से पिछड़ लाने का जहाँ सवाल है, तो अभी सांसद जी ने आपको बताया है। और हम चाहते हैं, सबसे पहली बात हमारी एक समस्या थी उज्जैन की कि मेडिकल कॉलेज नहीं है। जब अभी मुख्यमंत्री जी आए तो हमने उनसे बात करी, सांसद जी भी हमारे साथ थे, मैं भी था, मोहन जी भी थे। हमने उनसे कहा कि आप मेडिकल कॉलेज हमको दे के जाओ, क्योंकि चुनाव के पहले उनने मेरे से वादा किया था कि हम आपको मेडिकल कॉलेज देंगे, क्योंकि प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज तो है, सरकारी में मेडिकल कॉलेज नहीं होने की उसकी कमी थी। वो बहुत जल्दी उनने घोषणा कर दी है, वो बन जाएगा। यदि ये मेडिकल कॉलेज हमारे पास पहले भी होता तो अभी कोरोना जैसी महामारी की आवश्यकता पड़ी, उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता इसी से मेरा सवाल है अनिल जी कि तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि भगवान ना करे आए, लेकिन तैयारी हमें करनी होगी पहले से। नहीं, बिल्कुल तैयारी है। तीसरी लहर भगवान महाकाल न करे कि आए, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित करा है और हम लोग भी बिल्कुल कमर कस के लगे हुए हैं। उसके लिए हमने बच्चों के लिए वार्ड बना दिए। हमारे पास ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी थी, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए हैं, प्रारंभ भी हो गए कुछ जगह, और जो जो ज़रूरतें हैं मेडिकल की वो हमने पूरी प्रचुर मात्रा में करी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है कि हम 100% वैक्सीनेशन लगा लें। और अभी भी मैं जी न्यूज़ के माध्यम से जनता से अभी वो करना चाहता हूँ निवेदन कि अभी भी खतरा टला नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, तो सार्वजनिक कार्यक्रम में ज़रूर आप सब मास्क लगाएं। और वैक्सीनेशन के लिए हमने जन जागरण करा। मेरी तो ये स्थिति थी कि मैंने तो पाँव भी पड़े, बिल्कुल पाँव पड़ के मास्क भी लगवाए हैं। और आप लोगों ने ही चैनलों पे दिखाया कि मैंने मास्क भी लगवाए, कि मैं हाथ जोड़ता था कि मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। क्योंकि जो लोग वैक्सीनेशन पे राजनीति करते थे, लोगों को, जनता को गुमराह करा जिन लोगों ने, जब उनका टर्न आया तो वो चुपचाप जाके और कुर्ता उतार के उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया। तो मैंने उन लोगों को भी बोला, मैं क्या क्यों, तो बोले जहां नहीं तो जहां नहीं। तो मैं कहा जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जब, तो जनता को क्यों गुमराह करो। लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद, जो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों को उन्होंने मोटिवेट करा और वैक्सीनेशन हमने बना के दुनिया को दिया। और उसके बाद उनका आभार कि उन्होंने वैक्सीनेशन निःशुल्क करके पूरे देश की जनता को बिल्कुल देने का काम करा। और आज हम 80% पे जब हम मध्य प्रदेश आया है तो स्वाभाविक है कि देश, हमारा देश विश्व में टॉप पे आ गया। अनिल सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए महाकाल बाबा की श्रद्धा तो बढ़ती जा रही है, आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वो आरक्षित भूमि है महाकाल की, उसमें जो आवासीय वाली दिक्कत है, उसमें आप भी जानते हैं सर कि कॉलोनियाँ कटने लगी हैं और वो बड़ा दिक्कत होने लगी है उसमें। तो आम आदमी ठगा ना जाए कॉलोनाइजर्स की वजह से, वो कॉलोनियाँ अवैध ना बने, और वो सिंहस्थ क्षेत्र चूंकि हमको धीरे धीरे और बढ़ाना पड़ेगा, आबादी बढ़ती चली जाएगी, उसको लेके प्रशासन के साथ, सरकार के साथ कैसे सर आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं? मैंने पिछले सिंहस्थ में भी जब विधायक था तब भी मैंने बोला था, और आज भी मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि महाकाल के लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। उसके भले ही पहला चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण हो, सरकारें कोई भी आए, मुख्यमंत्री, प्रशासक कोई भी रहे, लेकिन इस मास्टर प्लान में काम होगा। क्योंकि आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि जब तक पृथ्वी है महाकाल है, और महाकाल है तो जनता आएगी, जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात बढ़ रहे हैं, तो वो तो आदिकाल हम रहे ना रहे, लेकिन ये सब व्यवस्था चलती रहेगी। उसके लिए एक मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है और उसी मास्टर प्लान पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उज्जैन फतेहाबाद और देवास, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी उज्जैन फतेहाबाद से उज्जैन इंदौर के लिए 4 मेमो ट्रेन की मांग करी, 4 फेरे उज्जैन से और 4 फेरे इंदौर से।
तो 2-2 फेरे हमारे स्वीकृत हो गए, बहुत जल्दी हम चालू कर देंगे। एक आखिरी सवाल पारस सर आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। सर आजकल विपक्ष कानून व्यवस्था को लेके बहुत हमलावर है, क्राइम बढ़ते क्राइम का हवाला दे रहा है। इधर सर अपना उज्जैन से भी खबर है, बीड़ी व्यापारी के साथ 3.5 लाख की जो लूट हुई उस मामले में हालांकि पुलिस ने खुलासा कर दिया। तो महाकाल की नगरी वैसे भी शांति का टापू मध्य प्रदेश रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ क्राइम बढ़ रहा है? कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई है? कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं कि कैसे कंट्रोल करें? आपने ही आपकी बात का जवाब आपके पास है। मैंने सिर्फ ऑप्शन दिया सर कि क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा आज ही वो कल ही उसका केस हुआ और आज पकड़ा गया, बोले एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात यदि क्राइम पहले से कम हुआ है, लोगों में डर भी है। जिस प्रकार सरकार के नियम में परिवर्तन है, कभी कोई भी ऐसा जो आदतन अपराधी है और वो यदि अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है तो सरकार 50 साल पुराना रिकॉर्ड देखती है कि कहाँ से आप ये प्रॉपर्टी लेके आए हो, और यदि उसके लगा कि प्रॉपर्टी इसने ऐसे कभी तो उसको तुरंत तोड़ने का काम मध्य प्रदेश में जितनी ताकत के साथ अभी हुआ है, वो जो डर इनमें, जो गुंडे टाइप के लोग जो डर इनमें बना है, शायद ऐसा डर पहले कभी भी नहीं था। इनको पनाह मिलती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में कोई भी पनाह नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति का यदि ऐसे किसी ने कब्जा भी किया है, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा भी आया है कि लोगों ने 5-5, 7-7 मकान गरीबों को दबा दिए, उसका खुद का भी मकान उनको वापस मिले। वो जो लोगों ने अवैध बना रखे थे जैसे लोग, उन सबके मकान तोड़ दिए गए। पहली दफ़े यदि आप देखें तो 250 मकान महाकाल के आसपास तोड़ने का काम ये रिकॉर्ड में पहली दफ़े हुआ है। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही एक दमदारी है, और साथ में हमारी भी लोकल, क्योंकि इस पे आप जानते हैं कि लोकल कितना दबाव आता है। हम लोगों ने तय कर रखा है कि कोई भी आदमी का अतिक्रमण यदि है तो उसको तुरंत तोड़ो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अतिक्रमण है, उसको बचाना कोई आवश्यकता ही नहीं है, और हम इसके लिए पूरा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि जैसे 2016 की आपने बात की, कल ही आपने परसों अखबारों में यही पढ़ा होगा कि जो भी कोई मकान ऐसा बना था जो उस 2016 के बाद, उनको तुरंत तोड़ेंगे। लेकिन उसमें हमने ये भी कहा है कि जैसे ज़मीन सीएस की है और यदि उसने पत्थर का सेट बना लिया है और वहाँ यदि गाय डोर बांधता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन पक्का निर्माण किसी भी हालत में नहीं होगा। 2016 के बाद वाले जितने भी बनेंगे उन सबको तोड़ा जाए। सांसद जी आपसे एक सवाल है सर। सिंहस्थ में तो अभी वक्त है उससे में, लेकिन उससे पहले ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 90, 89, 88 की बात होगी सर। इतनी सारी मिल्स थी, उज्जैन अपना एक अलग अपना व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान के तौर पे देश पहचान रखता था। क्या वजह थी सर? एक एक करके इंडस्ट्री जाती रही, उसके बाद फिर सिर्फ पहचान रह गई बाबा के नाम से। हालांकि बाबा का आशीर्वाद ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, लेकिन युवा को रोजगार चाहिए, और अगर उज्जैन के युवा को उज्जैन में ही रोजगार मिले तो वो बहुत अहम है। इंडस्ट्री उज्जैन में आए उसके लिए उन्हें चाहिए एयर कनेक्टिविटी, जिसके बारे में आपने बताया, रेल कनेक्टिविटी, फ्रेट के लिए आपने बताया, और क्या चीजें आप व्यापारियों को, कारोबारियों को आज इस मंच से ऑफर कर रहे हैं कि आइए उज्जैन में निवेश करिए, मेक इन उज्जैन, मेक इन एमपी? हमने सभी उद्योगपतियों को, चाहे बड़े उद्योगपति चाहे छोटे उद्योगपति, सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त जमीन है और डेवलप ज़मीन है। हमने डेवलप इंडस्ट्रीज एरिया, विक्रमादित्य इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप करा, जिसमें हमारे पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। ऐसे ही ताजपुर में भी हमारे पास इंडस्ट्री के लिए ज़मीन है। हमारी अधोसंरचना पूरी तैयार है। हमारे पास बिजली पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, हमारे पास एयर कनेक्टिविटी हो चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, सब कुछ डेवलपमेंट हमारा अधोसंरचना तैयार है। और अगर मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से भी उनके प्रतिनिधि के तौर पे भी मैं बोलता हूँ और आह्वान करता हूँ कि उनको जो भी उद्योगपतियों को फैसिलिटी चाहिए वो मध्य प्रदेश सरकार उसको पूरा करेगी, उनको पूरी सुविधाएं देगी। आप तो आइए, महाकाल की नगरी में आप लोगों का स्वागत है, और यहाँ आके आप उद्योग अपने लगाइए, फैक्ट्रियाँ लगाइए, ताकि हमारे युवाओं को भी रोज़गार मिले और आसपास के ज़िले के युवाओं को भी रोज़गार मिले। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, हर हाथ को काम, तो वो हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री का भी सपना है, और वास्तव में पूरे देश में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर कहीं है इंडस्ट्रीज़ के लिए तो वो हमारे मध्य प्रदेश में है।
मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी सभी का आह्वान करता हूँ, मुख्यमंत्री की ओर से। जिस जमीन पर क्षिप्रा का जल हो, जिस जमीन पर नर्मदा का जल हो, जहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद हो, वहां आदमी डूब ही नहीं सकता। तो इंडस्ट्री आइए, इंडस्ट्रियलिस्ट से आपसे भी अपील है, और आइए और मेक इन उज्जैन, यहाँ पर आकर चीज़ें बनाइए। और यहाँ से पोहा क्लस्टर तो है ही, सिर्फ पोहा क्यों, यहाँ से आप सब कुछ बनाइए। बहुत सारा लैंड बैंक है, सरकार तैयार है, सांसद साहब आपके पास है, विधायक जी आपके पास है, सरकार आपके पास है। सर बहुत धन्यवाद आपका,